नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम ट्रेनिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रसार के उपरांत प्रशासन सहित अधिकांश क्षेत्रों में विशेषज्ञता का वर्चस्व बढ़ा है। आज स्थूल से सूक्ष्म तथा सामान्य से विशेषीकरण की ओर झुकाव है। लोक सेवाएं भी समसामयिक परिवेश तथा आवश्यकताओं से अछूती नहीं रह सकती हैं। शासन की नीतियों, कार्यक्रमों तथा दायित्वों की संपूर्ति हेतु कार्यरत विशाल कार्मिक समूह का प्रशिक्षित होना नितांत आवश्यक है। मानव जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। माँ बाप, परिजन, पड़ोस तथा समुदाय हम सब के लिए सुलभ अनौपचारिक पाठशाला है, जहाँ हम जीवन की अधिकांश बातें सीखते हैं। पाठशाला तथा अध्यापक शिक्षण के औपचारिक माध्यम है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठता प्राप्त करना शिक्षा है। शिक्षा मनुष्य की चेतन युक्त तथा संवेदनशील बनाती है। शिक्षा सामान्य अनुभवों, प्रवचनों, संस्कारों तथा पुस्तकों से भी प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः शिक्षण तथा प्रशिक्षण में अंतर है। शिक्षण से तात्पर्य व्यक्ति का बाल्यकाल से लेकर अंत तक पूरा पोषण, चरित्र, आदतें, तरीकों तथा बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता के निर्माण से है। शिक्षा मुख्यतः ज्ञान देती है, जबकि प्रशिक्षण एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षण है। उदाहरण स्वरूप बाबर के युद्धों के बारे में बताना केवल एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान देना अर्थात शिक्षण कहलाता है, जबकि किसी व्यक्ति को कुछ कला सिखाना प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण में 4 प्रमुख तत्व मिश्रित होते हैं। नंबर 1, प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी नॉलेज। प्रशिक्षण से विशिष्ट कौशल पैदा होता है, यानी अगर हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, कौशल विकास होता है। नंबर 3, प्रशिक्षण से किसी कार्य को करने की अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड पैदा होता है, और प्रशिक्षण से उस कार्य को व्यवहार यानी प्रैक्टिस में करने की क्षमता आती है। तो मानव जीवन में, विद्यार्थी जीवन में प्रशिक्षण का इन चारों आधार पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोक सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों को उनके ज्ञान के कौशल, अभिवृद्धि तथा उस कार्य को व्यवहार में सफलतापूर्वक संपादित करने की क्षमताएं प्रशिक्षण के माध्यम से पैदा की जाती हैं। प्रशिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, मीनिंग एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रेनिंग। विलियम जी टॉर्पे ने प्रशिक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है, यह कर्मचारियों में चतुरता, आदतें, ज्ञान तथा दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे कर्मचारियों की वर्तमान शासकीय स्थिति प्रभावशाली हो जाए और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थिति के लिए तैयार किया जा सके। मेंडल के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ नए कार्य के लिए किसी को उन्मुख करना, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कौशल विकसित करना तथा भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रशिक्षण की ये जो प्रक्रिया है वह लंबे समय से कार्यरत है। एशटन समिति के अनुसार प्रशिक्षण का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की प्राविधिक कुशलता बढ़ाने तथा संगठन में कार्य करने हेतु उत्साह पैदा करता है। इस समिति ने प्रशिक्षण के निम्न लक्ष्य बताए हैं। पहला लक्ष्य है, प्रशिक्षण से कार्मिक के कार्य में स्पष्टता आ जाती है। कहने का अभिप्राय है बच्चों कि कार्य को वह बहुत सुगमता से
चीज़ों को समझकर करने का प्रयास करता है। दूसरा है कार्मिक में नए उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता पैदा होती है, यानी कि वो नए नए उत्तरदायित्वों को स्वीकार करना सीखता है। तीसरा, वह समाजोन्मुख व्यवहार कर सकता है। चौथा, वह रोज उच्च स्तरीय दायित्व पूरे कर सके। और पांचवा, कार्मिक का नैतिक चरित्र ऊंचा उठ सके। स्पष्ट है कि प्रशिक्षण का कार्य किसी संगठन में कार्यरत कार्मिकों के वर्तमान ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाना है, ताकि वे कार्य या व्यवहार को कुशलतापूर्वक कर सके तथा भविष्य में आने वाले उच्च दायित्वों के प्रति तैयार भी रह सके। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों के व्यवहार तथा मानसिकता में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अब मैं आपको प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताऊंगी। प्रशिक्षण की प्रकृति तथा उद्देश्य शिक्षण से भिन्न है। प्रशिक्षण मुख्यतः किसी कार्य या कला विशेष को सिखाता है, अर्थात प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित तथा विशेषीकृत होता है। प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, प्रशिक्षण किसी विशेष ज्ञान, कौशल तथा अभिवृत्ति का विकास करता है। नंबर 2, प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार की कला सिखाता है। नंबर 3, प्रशिक्षण का क्षेत्र तथा दृष्टिकोण विशेषीकृत होते हैं। नंबर 4, प्रशिक्षण का मुख्य आधार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण आवश्यकताएं होती है। प्रशिक्षण से पूर्व ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट करना हितप्रद रहता है। नंबर 5, प्रशिक्षण देश, काल, संस्कृति तथा विज्ञान से प्रभावित होता है। नंबर 6, प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक स्वरूप भी समझाया जाता है। प्रशिक्षण नंबर 7, प्रशिक्षण उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसके इच्छुक होते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग लेना जो चाहते हैं। और नंबर 8वीं विशेषता है, प्रशिक्षण में अनेक प्रकार की विधियों तथा पद्धतियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। 9वीं विशेषता है, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और नंबर 10, प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रत्यक्षतः सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। नंबर 11, कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण के अनेक प्रकार तथा विशेषताएं होती हैं जो कार्मिक के पद दायित्व के अनुसार किसी बिंदु विशेष पर जोर देती है। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंधकों में अवधारणात्मक कौशल, मध्य स्तरीय प्रबंधकों में मानवीय कौशल ह्यूमन स्किल्स और निम्न स्तरीय प्रबंधकों में तकनीकी कौशल टेक्निकल स्किल। अब हम प्रशिक्षण का महत्व, कार्मिक के जीवन में क्या होता है, वो किसी भी विद्यार्थी को कितना प्रभावित करता है, इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व में आने के बाद मानव के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व शासन के कंधों पर आ टिका है। अतः समग्र विकास गतिविधियों को प्रशासन की विभिन्न शाखाओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। निर्विवाद रूप से किसी भी संगठन की कार्यकुशलता तथा उपादेयता उसमें कार्यरत कर्मचारियों की क्षमताओं से प्रभावित होती है। इसलिए कर्मचारियों को समय अनुसार प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। लोक सेवाओं में प्रशिक्षण के महत्व को कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं। लोक सेवाओं के उद्देश्य पूर्ति में आवश्यक। लोक सेवाओं का गठन शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु किया जाता है। राजशाही व्यवस्था तथा हस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यताओं को ठुकरा देने के बाद मानव स्वभाव
ने कल्याणकारी राज्य के ढांचे तथा दर्शन को मान्यता दी। जनसाधारण की सुरक्षा, विकास तथा कल्याण का उत्तरदायित्व लोक सेवाओं पर है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक छोटे बड़े कर्मचारियों को उसके पद दायित्वों के अनुरूप उसे समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। प्रशिक्षण के माध्यम से किसी कार्य या उद्देश्य, सामाजिक उपादेयता तथा शासन का दृष्टिकोण कर्मचारी को समझ में आता है। साथ ही विश्वास पूर्वक उस कार्य को पूरा करने का कौशल तथा अभिवृद्धि भी पैदा होती है। नंबर 2, विकास कार्यों को गति देने में सहायक। आज का युग मशीनी युग है, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका है। अभावों तथा सामाजिक आर्थिक विषमताओं से जूझती मानव जाति का कल्याण शासन के सतत प्रयासों से ही संभव है। बांधों, सड़कों, भवनों, पुलों का निर्माण हो या स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं का विस्तार, सभी जगह उच्च तकनीक तथा क्षमता युक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है। विकास कार्यों को गति देने के लिए प्राकृतिक तथा मशीनी संसाधनों की महत्वपूर्ण आवश्यकता तो है ही, किंतु इन सबसे महत्वपूर्ण है मानव संसाधन अर्थात श्रम शक्ति, जो अन्य संसाधनों का सफलतापूर्वक दोहन तथा उपयोग कर सके। शासकीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आम जनता को भी छोटे छोटे कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। बढ़ती बेरोजगारी तथा चरमराती अर्थव्यवस्था को सहारा देने हेतु देश के प्रत्येक नागरिकों को तकनीकी शिक्षा अर्थात प्रशिक्षण की आवश्यकता है। नंबर 2, मानव संसाधन विकास की अवधारणा से संबद्ध है। आज किसी भी संगठन में मानवीय संपदा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। मानव संसाधन विकास HRD की नवीन अवधारणा यह मानकर चलती है कि किसी भी संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उस संगठन में कार्यरत कर्मचारियों का विकास करना आवश्यक है। मानव संसाधन का यह विकास कई प्रकार के संगठनात्मक प्रयासों पर निर्भर है, जिसमें समुचित वेतन भत्ते, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, पुरस्कार, पर्याप्त अभिप्रेरणा तथा मनोबल, सकारात्मक पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण प्रमुख है। मानव संसाधन में अपार क्षमताएं विद्यमान है, जिनका दोहन समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से तथा कर्मचारियों को संतुष्टि प्रदान करके किया जाता है। इसलिए अब सरकारी, औद्योगिक और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों को समय समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। आज के युग में ज्ञान को उत्पादक बनाया जाना तात्कालिक आवश्यकता है, क्योंकि अब बरसों पुरानी ये मान्यता दम तोड़ चुकी है कि शारीरिक क्षमताएं उत्पादक बन सकती हैं, क्योंकि अब खेल हो या युद्ध वह हकीकत से पहले दिमाग से लड़ा जाता है। प्रबंध दर्शन के पितामह पीटर F. ड्रकर का कथन था कि ज्ञान एक महामंदिर के समान है, जो शताब्दियों में शने शने निर्मित होता है, जिसमें प्रत्येक पीढ़ी किसी अतिरिक्त गलियारे, सीढ़ी या मीनार के रूप में अपना योगदान देती है। और यह ज्ञान कोई कागज का बना ढांचा नहीं है, जिसकी नींव को दशक में उखाड़ा जा सके। आखिरी पॉइंट है परिवर्तित परिस्थितियों से सामंजस्य में सहयोग। परिवर्तित सृष्टि का नियम है। हमारे आसपास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक परिवेश निरंतर परिवर्तित होता रहता है। प्रशासन स्वयं इन सब आयामों में प्रभावित होता है और प्रशासनिक कार्यकलाप, सिद्धांत, कार्यक्रम तथा इसकी कार्यशैली इन सब आयामों को प्रभावित भी करती है। प्रशासन के इसी पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तथा भविष्य में आने वाले कार्मिकों हेतु नवीन प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचित तथा क्रियान्वित किए जाते हैं। अंग्रेजी शासन काल में प्रशासन का मुख्य कार्य राजस्व एकत्रण तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना होता था, जिसे हम नियामकीय कार्य कहते थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में प्रशासन का स्वरूप पूर्णतः विकासपरक हो चुका है। आज संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व सरकार अपने कार्मिकों के माध्यम से वहन करती है।
किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने में कार्यकर्ता का आत्मविश्वास बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि 3/4 लड़ाई तो हम आत्मविश्वास से ही जीती जाती है, आत्मविश्वास से ही जीती जाती है। शेष लड़ाई व्यूह रचना तथा हथियारों पर निर्भर करती है। वस्तुतः प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, कौशल तथा सकारात्मक अभिवृत्ति का उदय होता है। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में साइकिल एक ही ओर मुड़ती चली जाती है, किंतु जो जो हम प्रशिक्षण पूरा करते हैं हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है और एक दिन हम ये कहने की स्थिति में आ जाते हैं कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात है। वस्तुतः आत्मविश्वास तथा निरंतर अभ्यास किसी भी व्यक्ति को निपुणता प्रदान कर सकता है। आज प्रशासन को चलाना भी एक कला है जो समुचित प्रशिक्षण तथा आत्मविश्वास से परिष्कृत होती है। वर्तमान की जटिल प्रशासनिक संस्थाओं तथा गुरुतर किस्म के दायित्वों के दौर में कार्मिक का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के हाथों में बंदूक थमा देने से वह साहसी नहीं बन सकता, जबकि बंदूक से निशाना लगाना सीखने के पश्चात भी औचित्य सिद्ध होता है, क्योंकि प्रशिक्षण आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस प्रकार लोक सेवाओं सहित प्रत्येक प्रकार के संगठनों में समय अनुकूल प्रशिक्षण का अत्यंत महत्व है। प्रशिक्षण औपचारिक, अनौपचारिक, सेवापूर्व, सेवाकालीन, आगमन, उन्मुखीकरण, पुनश्चर्या, सामान्य, तकनीकी, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, व्यक्तिगत तथा सामूहिक कई प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको कार्मिक प्रशासन में प्रशिक्षण का जो महत्व है, उसकी जो प्रक्रिया, उससे आपको अवगत कराया। आज के व्याख्यान में इतना ही।